डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का अध्ययन करेंगे। लॉस्ट यानी खोया हुआ, स्प्रिंग यानी बसंत। यहाँ बसंत से हमारा तात्पर्य है बसंत ऋतु से। बसंत ऋतु पौधों की खुशहाली, हरियाली, नए उमंग का समय होता है। इस समय पेड़ पौधे सर्वाधिक वृद्धि करते हैं। यदि किसी बच्चे के संदर्भ में बसंत का उल्लेख किया जाए तो बच्चे के जीवन का बसंत काल अर्थात किशोर अवस्था वह महत्वपूर्ण समय होता है जब उसमें सर्वाधिक विकास एवं वृद्धि होती है। यानी यूं कहे, इट इज ग्रोथ पीरियड ऑफ चाइल्ड। कहते हैं बच्चे वे चमकते हुए सितारे हैं जो भगवान के हाथों छूटकर धरती पर आ गए, पर शायद सभी की किस्मत एक जैसी नहीं होती है। सम चिल्ड्रन हैव प्रॉस्परस लाइफ वाइल सम आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नीड्स। यानी कुछ बच्चे एक खुशहाल, एक समृद्ध जीवन जीते हैं, यानी उनके पास जीवन में वो सब कुछ होता है, जबकि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें आधारभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी पर आधारित यह चैप्टर जिसे राइटर एनीज जंग ने लिखा, इसका हम अध्ययन करेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी लॉस्ट स्प्रिंग, चुराए हुए बचपन की कहानियां। द थीम ऑफ द लेसन इज चाइल्ड लेबर। यानी इस चैप्टर की जो विषय वस्तु है, जो थीम है, वो है चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और हमारे भारतीय संविधान में भी कुछ प्रावधान है जिसे बाल श्रम रोका जाता है। आर्टिकल 24 यानी अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री और कारखानों में कार्य करने से रोकता है। यानी 14 और उससे कम उम्र के बच्चे इस प्रकार के गंभीर कार्य फैक्ट्री और कारखाने में नहीं कर सकते। यदि कोई करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। आर्टिकल 21A यानी अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यानी सरकार ने इस अनुच्छेद के तहत सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान किया है, ताकि ऐसे बच्चे पैसों की कमी के कारण पढ़ाई से या शिक्षा से वंचित नहीं हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस चैप्टर का हम एक एक करके मेन पॉइंट और समरी का अध्ययन करें। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू रीड 3 स्टोरीज अबाउट साहेब, मुकेश एंड सविता। यानी इस चैप्टर में हम साहेब, मुकेश और सविता नामक 3 बच्चों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अध्ययन करें साहेब। साहेब इज ए पुअर रैग पिकर। रैग पिकर से हमारा तात्पर्य है कचरे बीनने वाला या उठाने वाला। हम अपने घरों के आसपास देखते हैं कुछ लोग एक बड़ा सा थैला लेकर किसी कूड़े करकट से कचरा उठाते हैं। तो साहेब भी एक वैसा ही गरीब रैग पिकर था। हिज फुल नेम इज साहेब आलम, और उस साहेब का पूरा नाम था साहेब आलम, विच मीन्स, जिसका तात्पर्य है, यानी साहेब आलम के नाम का तात्पर्य है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी या मालिक। He does not know the meaning of his name. साहेब अपने नाम का अर्थ नहीं जानता है। Unaware of his name, अपने इस नाम के अर्थ से अनजान। He roams here and there in search of garbage. वह इधर उधर, he roams का मतलब विचरण करना, भटकना, here and there इधर उधर, in search of garbage कचरे की तलाश में। यानी साहेब आलम एक गरीब कचरे बीनने वाला लड़का है जिसका पूरा नाम है साहेब आलम। इस नाम का अर्थ है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन अपने वो नाम का अर्थ नहीं जानता है और इस नाम को धारण किए हुए भी वो इस जगह पर, यानी इस धरती पर इधर उधर कचरे उठाने के लिए घूमता फिरता है। हिज फैमिली। डियर स्टूडेंट्स, साहेब आलम कौन है? अब उसके परिवार के बारे में हम जानते हैं। हिज फैमिली बिलोंग्स टू बांग्लादेश, यानी उसका परिवार बांग्लादेश से संबंध रखता है, यानी उसका परिवार बांग्लादेश से है। हिज फैमिली लाइक अदर, यानी उसके परिवार की तरह अन्य परिवार भी हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आए हैं। बिकॉज, क्योंकि देयर आर मेनी स्टॉर्म्स
that sweep away his field and home, यानी बांग्लादेश में रहते समय वहां पर बहुत सारे स्टॉर्म्स यानी तूफान आते थे, जिनके कारण वो तूफान स्वीप अवे हिज फील्ड एंड होम्स, उसके खेतों को और उनके घर को उड़ा ले जाते। हिज फैमिली, उसका परिवार, देयरफॉर, इसलिए लीव्स, छोड़ देता है, दैट प्लेस, उस स्थान को यानी बांग्लादेश को जहां वो रहते हैं, लुकिंग फॉर लाइवलीहुड, अपनी आजीविका की तलाश में, यानी एक ऐसी जगह जहां पर अक्सर तूफान आते रहते हैं जिससे उनके खेत खलियान और घर खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसी जगह न रहकर किसी अच्छी आजीविका की तलाश में वो आ जाते हैं। नाउ, और अब, ही लिव्स इन सीमापुरी, वह एक सीमापुरी इलाके में रहता है, ए पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि एक दिल्ली का यानी हमारे देश की राजधानी दिल्ली का एक बाहरी इलाका है। यानी उसका परिवार और उसके जैसे अन्य परिवार जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं, वो दिल्ली के एक बाहरी इलाके, परिधीय क्षेत्र सीमापुरी में आकर बस जाते हैं। अब सीमापुरी इलाका कैसा है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सीमापुरी इज ए स्लम एरिया, यानी सीमापुरी एक गंदी बस्ती जैसा एरिया है। दोज हु लिव्स हियर आर स्क्वेटर्स, दोज यानी वे लोग, हु लिव्स हियर, जो यहाँ पर रहते हैं, आर स्क्वेटर, वो घुसपैठी है। स्क्वेटर का मतलब है अवैध रूप से रहने वाले यानी घुसपैठी। दे हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, यानी वो यहाँ पर 1971 में आए। 10,000 रैक पिकर्स, यानी करीब करीब 10,000 कचरा उठाने वाले या बीनने वाले लिव्स देयर, वहां रहते हैं। दे लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ ऑफ टीन और टारपुलिन, यानी वो एक ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ मड, मिट्टी और गोबर से बने हुए घरों में रहते हैं, जिनकी छत या तो टीन या टारपुलिन यानी एक त्रिपाल की बनी होती है। डिवाइड ऑफ सीवेज, और वो एरिया डिवाइड ऑफ सीवेज, गंदे नालों से वंचित है। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी, वे यहाँ लोग जो बांग्लादेश से आए हैं वो यहाँ पर सीमापुरी में लिव रहते हैं, हियर यहाँ पर, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी यानी पहचान के, विदाउट परमिट, बिना किसी परमिशन या आज्ञा के, बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, जिसके कारण उनका ये नाम वोटर लिस्ट पर लिखा हुआ है या मतदान सूची में लिखा है। एंड अनेबल्स, और ये राशन कार्ड उन्हें समर्थ करता है, देम टू बाई ग्रेन, अनाज खरीदने में। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, यानी ऐसे लोग जो बांग्लादेश से यहाँ आए हैं उन्हें किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी है वो है फूड यानी भोजन। इसलिए लाइन इस चैप्टर में आई है, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, यानी जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, न कि किसी की पहचान की। डियर स्टूडेंट्स, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में रहना या उसमें जीवन यापन करना से तात्पर्य था रैक पिकिंग यानी कचरा उठाना। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और उन लोगों के लिए गार्बेज यानी कचरा गोल्ड यानी सोना था। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजमर्रा की रोटी थी। ए रूफ ओवर देयर हेड, और उनके सिर पर छत थी। यानी सीमापुरी इलाके में रहने का तात्पर्य था कचरे उठाने से, और वहां पर रहने वाले सभी लोग कचरे उठाने का कार्य करते थे, और वो कचरा ही उनके लिए गोल्ड यानी सोना था, और यही उनकी डेली ब्रेड थी, वही उनके सर पर छत थी। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, साहेब रोम्स स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड, साहेब है वो रोम्स भटकता रहता या विचरण करता रहता, स्क्राउचिंग तलाश करते हुए, फॉर गोल्ड सोने की। यहां पर गोल्ड से हमारा तात्पर्य है गार्बेज, कचरे से, यानी वो कचरे से अपनी जरूरत की वो चीजें उठाता। इन द गार्बेज डम्प्स, कचरे के ढेर से, ऑफ ऑथर्स नेबरहुड, ऑथर के पड़ोस से, यानी जहां पर एनी जंग रहती थी उनके आस पड़ोस में जो कचरे के ढेर लगे होते थे, वहां उस कचरे के ढेर से एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, साहेब है वो कचरे के ढेर में से कुछ कचरा उठाता। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, ही रोम्स यानी साहेब भटकता विचरण करता, द स्ट्रीट्स गलियों में, विथ हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ, और फ्रेंड कैसे थे, एन आर्मी ऑफ बेयर
बॉयज, यानी एक दल, एक ऐसी सेना ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पैर वाले लड़कों की, यानी साहेब और उनके तमाम मित्र जो एक साथ जाते वो नंगे पैर वाले लड़कों का एक झुंड था। वन मॉर्निंग, ऐसी ही एक सुबह, द ऑथर आस्क हिम, ऑथर ने उस साहेब से पूछा वाई ही डज दिस, यानी वो ये कार्य क्यों करता है। यानी लेखिका ने एक बार ऐसी सुबह उसे मिली और उसने पूछा कि वो ऐसा कार्य क्यों करता है। ही टोल्ड, तब साहेब ने उत्तर दिया हर, लेखिका को, दैट ही वॉज नथिंग टू डू, ही हैज नथिंग टू डू एल्स, उसके पास इसके अलावा कुछ करने को नहीं है। ही एडवाइज, सी एडवाइज, राइटर एनिस जंग ने उसे सलाह दी हिम टू गो टू स्कूल, कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता। ही रिप्लाइज, तब साहिब वापस जवाब देता है दैट देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, यानी उसकी पड़ोस में किसी प्रकार का कोई स्कूल नहीं है। यानी ये उसका डेली रूटीन था साहिब का कि सुबह जाना और कचरे के ढेर में से अपने लिए आवश्यक चीजों को, यानी कचरे को जो उनके लिए महत्वपूर्ण होती थी, उठाता और वापस घर लौट जाता। लेकिन एक ऐसी सुबह जब लेखिका एनिस जंग साहिब से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम ये काम क्यों करते हो, तो उसका जवाब था कि इसके अलावा मेरे पास कोई कार्य नहीं है। लेखिका ने जब कहा कि स्कूल क्यों नहीं जाते, तब उसने कहा कि मेरे पड़ोस में, यानी जहां वो रहता है सीमापुरी में, वहां पर कोई स्कूल नहीं है। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब एक बार मिल्क बूथ, एक दूध की बूथ की ओर, एक छोटी सी दुकान की ओर जा रहा होता है। ही हैज ए स्टील कनिस्टर इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक स्टील की कनिस्टर, एक बर्तन था, जार था। नाउ ही वर्क्स इन ए टी स्टॉल, और अब वो एक टी स्टॉल यानी एक चाय की दुकान पर कार्य करता है। ही इज पेड 800 रुपीज, उसे इस कार्य के बदले 800 रुपए दिए जाते हैं। एंड ऑल हिज मील, और उसका संपूर्ण भोजन। बट, किंतु, ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, लेकिन वह इस चाय की दुकान पर कार्य करते हुए खुश नहीं है। बिकॉज, क्योंकि नाउ ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब वह अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा, यानी वह अपने मन मुताबिक जीवन नहीं जी सकता। ही लॉसेस हिज केयर फ्री लुक, और वो अपनी निश्चिंता का जो भाव है वो यहाँ पर कार्य करते हुए खो देता है। यानी कचरे बीनने का समय, कचरे बीनने वाले कार्य में वो अपना स्वयं का मालिक था। जब उसकी मर्जी होती तब वो जाता, कचरा उठाता, जब जी करता घर चला जाता। लेकिन टी स्टॉल पर कार्य करते हुए उसकी ये मर्जी बंद हो गई और उसे एक टाइम के अनुसार कार्य करना पड़ता और उस कार्य के बदले उसको पैसे दिए जाते। इसलिए टी स्टॉल पर कार्य करते हुए खुश नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, आगे की कहानी हमें लेकर चलती है एक मुकेश नामक लड़के की ओर। मुकेश इज एन अनदर पुअर बॉय, मुकेश एक गरीब लड़का है। ही वर्क्स इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, जो कि ग्लास बैंगल इंडस्ट्री यानी चूड़ियां के एक उद्योग में काम करता है। कांच की चूड़ियां, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री से हमारा तात्पर्य कांच की चूड़ियों का उद्योग, और वह मुकेश अपने परिवार के साथ वहां काम करता है। ही हैज ए ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, उसका एक मोटर मैकेनिक बनने का सपना है। यानी मुकेश और उसका परिवार और उसके जैसे अन्य परिवार ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में लगे हैं, लेकिन मुकेश यहाँ पर एक अलग ड्रीम देखता है और वो है उसके मोटर मैकेनिक बनने का। ही बिलोंग्स टू ए सच फैमिली दैट एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स इन फिरोजाबाद। ही बिलोंग्स टू सच फैमिली, वह एक ऐसे परिवार से संबंध रखता है दैट एंगेज, जो लगा है, व्यस्त है, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में, इन फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल, और फिरोजाबाद है वो अपने चूड़ियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। लाइक मुकेश फैमिलीज, मुकेश के परिवार की तरह एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक दूसरा परिवार इज एंगेज, लगा है, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में, इन फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज, यानी फिरोजाबाद है वो भारतीय कांच की चूड़ियों के उद्योग का केंद्र है।
वेयर, जहां पर यानी फिरोजाबाद में, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड, जहां पर परिवारों ने हैव स्पेंड बिता दिया है, जनरेशंस अपनी पीढ़ियों को, वर्किंग कार्य करते हुए, अराउंड फर्नेसेस भट्टी के पास। फर्नेसेस से हमारा तात्पर्य है तेज ताप वाली या आग वाली भट्टियां। वेल्डिंग ग्लास, कांच की चूड़ियों को जोड़ना। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाना। फॉर ऑल वुमेन, सभी महिलाओं के लिए। यानी मुकेश का परिवार की तरह अन्य हर प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने में लगा है, और फिरोजाबाद है वो भारत में चूड़ी का एक बहुत बड़ा केंद्र है, और यहां पर ये परिवार अपनी पीढ़ियों को उन्होंने खपा दिया है इस प्रकार के कार्य करते हुए। वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज, यानी कांच की चूड़ियों के उद्योग में कार्य करते हुए, इज वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री इज हैजार्डियस, के बहुत ही खतरे होते हैं। यानी ग्लास इंडस्ट्री में काम करना बड़ा ही खतरनाक होता है। चिल्ड्रन लाइक मुकेश, यानी मुकेश जैसे बच्चे, हैव टू वर्क, कार्य करना पड़ता है, इन द ग्लास फर्नेसेस, इन कांच की भट्टियों के पास, विथ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान में। यानी मुकेश जैसे बच्चों को फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां बनाने के लिए तेज ताप वाली भट्टियों के पास काम करना पड़ता है। दे वर्क, और वे कार्य करते हैं, इन ए डिंजी सेल, एक डिंजी अंधकार में, डिंजी से हमारा तात्पर्य है अंधकार युक्त, डिंजी सेल, एक कॉक्स में या कमरे में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना किसी हवा और प्रकाश के। दे ऑफन लॉस द ब्राइटनेस ऑफ हिज आईज, देयर आईज, यानी इस प्रकार इन भट्टियों पर अंधेरे में और बिना हवा के काम करते हुए वे प्राय लॉस, खो देते हैं, द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, अपनी आंखों की चमक यानी रोशनी को। इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, और इस प्रकार ये कार्य करना गैर कानूनी है। एमंग दीज सर्कमस्टेंस, इन परिस्थितियों के बीच, मुकेश डेयर्स, मुकेश है वो डेयर, साहस करता है, टू ड्रीम, स्वप्न देखने का, टू बी ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनने का। यानी मुकेश का परिवार, मुकेश जैसे बच्चे ग्लास इंडस्ट्री में लगे हैं, उसके बावजूद, इन परिस्थितियों के बावजूद मुकेश ने एक नया कार्य करने का स्वप्न देखा, और वो था मोटर मैकेनिक का। ही विश, उसकी इच्छा होती है, टू गो टू गैरेज एंड लर्न, कि वो गैरेज जाए और लर्न, और उसके बारे में सीखे। ही वांट्स टू बिकम हिज ऑन मास्टर, और वो अपने कार्य का स्वयं का मालिक बनना चाहता था। ही वांट्स टू बिकम हिज ऑन मास्टर, वो अपना स्वयं का मालिक बनना चाहता था, यानी वह किसी प्रकार से किसी भी के अधीन में काम करना नहीं चाहता था। अगला जो करेक्टर है इस कहानी का वो है सविता। बहुत ही छोटा रोल है। सविता इज ए यंग गर्ल, सविता एक छोटी लड़की है। सी आल्सो वर्क इन ग्लास इंडस्ट्री, और वो भी एक चूड़ी उद्योग में कार्य करती है। सी वर्क्स सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, वह कांच के टुकड़ों को सोल्डरिंग जोड़ती है। हर हैंड्स मूव्स मैकेनिकली, उसके हाथ, हर हैंड्स मूव्स चलते हैं मैकेनिकली, मशीन की तरह, लाइक द टोंग ऑफ ए मशीन, एक मशीन की भुजाओं की बातें। यानी जिस प्रकार एक मशीन के भुजाएं या उनके उपकरण चलते हैं, उसी प्रकार सविता के हाथ चूड़ियों को जोड़ने के लिए मशीन की बातें चलते हैं। वो भी एक फिरोजाबाद में रहती है, एक ऐसे ही मुकेश जैसे परिवार में रहती है। यहां पर इन तीनों के अध्ययन करने के बाद, यानी विथ दीज एग्जाम्पल, इन तीनों उदाहरण, यानी साहेब जो कि रैक पिकर है, मुकेश एंड सविता जो कि ग्लास इंडस्ट्री में काम करते हैं, विथ दीज एग्जाम्पल, इन उदाहरणों के साथ द राइटर एनीज जंग फील्स, राइटर एनीज जंग ये महसूस करती है, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसे नहीं होने की चीख या चिल्लाहट, टू डू एनीथिंग, हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने को, एक्सेप्ट सिवाय, कैरी ऑन ढोना या चलाना, द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने का व्यापार, रिंग्स बजता है या गूंजता है, इन एवरी होम्स, प्रत्येक घर में। यानी इन उदाहरणों से जब रूबरू होती है एनीस जंग, तो उसे ये महसूस होता है कि प्रत्येक घर में दूसरा व्यापार करने के लिए पैसे न होने के कारण उनकी चीख, आवाजें हर घर में उसे गूंजती है, और केवल वो एक ही व्यवसाय ढो रहे हैं, वो है चूड़ियां बनाने का।
द यंग मैन इकोज द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो युवा लोग हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों के विलाप को बोलते हैं, उनको गुंजायमान करते हैं। द लिटिल, और जो छोटे बच्चे हैं, हैज मूव्ड विद द टाइम, और समय के साथ आगे बढ़ जाते हैं। यानी जो घर के युवा लोग हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों को कोसते हैं, उनका विलाप करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो छोटे बच्चे उनको इस प्रकार से देखकर समय के साथ आगे बढ़ जाते हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नबिंग टॉयल, और वर्षों तक इस प्रकार की माइंड नमिंग, मस्तिष्क को सुन कर देने वाली टॉयल, कठोर परिश्रम, हैव किल्ड, मार दिया है या खत्म कर दिया है, ऑल इनिशिएटिव, वो सभी पहल, एंड एबिलिटी, और योग्यताएं, टू ड्रीम, स्वप्न देखने की। यानी वर्षों तक इस प्रकार की कठोर परिश्रम के कारण उनमें अब वो क्षमता नहीं बची है कि वो एक कोई नए कार्य करने का सपना देखे या कोई नई पहल कर सके। दे हैव फॉलन, लेखिका ने यह महसूस किया कि दे यानी ऐसे लोग हैव फॉलन इनटू विशिशियस सर्किल, वो एक विशिशियस सर्किल यानी एक दुष्चक्र में फंस गए हैं ऑफ मिडल मैन, दलालों के। यानी एनिस जंग ने यह महसूस किया कि ऐसे लोग दलालों के चक्कर में पड़ गए हैं, जिन दलालों ने हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिन्होंने उनके बड़े बुजुर्गों को, पिताओं को और पूर्वजों को ट्रैप कर लिया है, फांस लिया है। दे डोंट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, और ये लोग अपने आप को संगठित करने का प्रयास नहीं करते हैं इनटू ए कोऑपरेटिव, एक सहभागिता में। इफ दे ट्राई, और यदि वे कोशिश भी करते हैं, दे आर बिटन एंड ड्रैग टू जेल, तो उन्हें पीटा जाता है, एंड ड्रैग टू जेल, और जेल में घसीटा जाता है, बाय द पुलिस, पुलिस द्वारा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ अवैध गैर कानूनी कार्य करने के कारण। यानी जब ये लोग ऑर्गेनाइज नहीं है और यदि ऑर्गेनाइज यानी संगठित होने का प्रयास करते हैं, एक सहकारिता में विश्वास करते हैं और इकट्ठा होने का प्रयास करते हैं, तो ये पुलिस द्वारा पीटे जाते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है कि उन्होंने संगठन बनाने का एक गैर कानूनी कार्य किया है। देयर इज नो लीडर एमंग देम, लेखिका ने यह महसूस किया कि वहां पर उनके बीच में उनका कोई वास्तविक लीडर नहीं है। देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनके बीच उनका कोई नेता नहीं है। नो वन के हेल्प, और कोई भी उनकी सहायता करता है। देम, उनकी, सी थिंक डिफरेंटली, कि वो किसी चीजों को एक अलग नजरिए से दिखाएं। दे टॉक एंडलेसली, वे केवल अनंत बातें करते रहते हैं। इन स्पाइरल, एक घुमावदार में, दैट मूव्स, जो कि चलती है, फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से लेकर, टू अपाथी, उदासीनता की ओर, टू ग्रीड, लालच की ओर, एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय की ओर। यानी लेखिका ने यह महसूस किया कि उनका कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको किसी चीज को अलग ढंग से अलग ढंग से या अलग नजरिए से दिखाने का प्रयास करे या सहायता करे, और वे केवल एंडलेसली, अनंत बातें करते रहते हैं, जो कि गरीबी से लेकर उदासीनता, लालच और इनजस्टिस यानी अन्याय तक केवल स्पाइरल घूमती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार इस चैप्टर में एनिस जंग ने गरीबी यानी पॉवर्टी को और चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम को एनालिसिस करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार दयनीय स्थिति में आज बच्चे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, केवल एक ही इसका माध्यम है शिक्षा। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार परक शिक्षा मिले, ताकि इस प्रकार की समस्या का हल हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर के मेन पॉइंट और समरी का ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।